सोच के देखो क्या हो अगर इटर्नल फ्लेम्स आयरन मैन को वापस जिंदा कर दे, या फिर क्या होता अगर विजन के सिर पे माइंड स्टोन की जगह पावर स्टोन या स्पेस स्टोन होता। डोरमामू पर टाइम का असर क्यों नहीं होता है, और क्या होता अगर थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन फाइट करे स्कारलेट विच के सबसे पावरफुल वर्जन के साथ। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने मिलते हैं, इसलिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सीधा डीसी यूनिवर्स से बैटमैन ने किया है। बैटमैन पूछते हैं कि ही हु रिमेन्स टाइमलाइन को सेपरेट करके रखा हुआ था, लेकिन इस टाइमलाइन में जितने भी लोग थे वो टाइम से कनेक्टेड है, तो फिर डोरमामू पर टाइम का असर क्यों नहीं होता है। देखो ब्रूस वेन ऐसा है, जब कैंग के वेरिएंट्स के बीच मल्टीवर्सल लड़ाई शुरू हो गई थी, उस समय ही हु रिमेन्स ने बहुत सारे रियलिटीज को मिलाकर एक टाइमलाइन बना दी, जिसकी वजह से मल्टीवर्स के कैंग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। और ही हु रिमेन्स ने ऐसे यूनिवर्सेस को चुने थे जिसमें कैंग एग्जिस्ट करते हो। जिस यूनिवर्स में कैंग नहीं थे वो टाइमलाइन और यूनिवर्सेस ही हु रिमेन्स के सुपरविजन में नहीं थे। और ध्यान से सुनना, मैंने कहा टाइमलाइन और यूनिवर्स, लेकिन जो डोरमामू और डार्क डायमेंशन है वो यूनिवर्स की बाहर ऐसी जगह पर है जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। और ही हु रिमेन्स ने बस यूनिवर्स के टाइमलाइन को मैनेज किया था। यूनिवर्स के बाद जो गैप आता है जहाँ टाइम का कंसेप्ट काम नहीं करता है, वहां पर ही हु रिमेन्स का कोई कंट्रोल नहीं है। और डोरमामू, इटर्निटी, इन्फिनिटी और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बींग्स सब ऐसे वॉइड्स और डायमेंशन में रहते हैं जहाँ टाइम काम नहीं करता है। इसलिए भले ही हु रिमेन्स ने टाइमलाइंस को मैनेज किया था, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूनिवर्स के अंदर आते हैं। यूनिवर्स के बाहर जो कुछ भी है उन पर ही हु रिमेन्स के टाइमलाइन का कोई असर नहीं होता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से डोरमामू पर टाइम का असर नहीं होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अगर डोरमामू पर टाइम रिलेटेड पावर्स को जबरदस्ती यूज किया जाए तो डोरमामू पर भी थोड़ी देर के लिए टाइम का असर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्टोन का असर डोरमामू पर हो रहा था, पर तब भी ये बंदा टाइम को रेजिस्ट कर रहा था। अगर ना करता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले भी मार रखा है। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी सुपर फैंस को ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो पॉइंट को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। और जिन्हें समझ गया वो मेरे साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अगला सवाल है आयरन मैन पे। क्या इटर्नल फ्लेम से टोनी स्टार्क को वापस ला सकता है? अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इटर्नल फ्लेम वो आ गया जो सर्टर को मिल जाए तो वो अपने फुल पोटेंशियल पर चले जाता है, और उसके बाद एसगार्ड के कैसे बैंड बजती हम सबने देख रखा है। लेकिन इसी हक का यूज करके हेला ने मरे हुए एसगार्डियंस को जिंदा कर दिया था। तो काफी लोग सवाल करते हैं कि अगर सेम काला जादू टोनी पे किया जाए तो क्या होगा। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये काला जादू कर सकती थी, मतलब हेला, वो मर चुकी है। दूसरी बात, कोई भी इंसान हेला की तरह इटर्नल फ्लेम को हाथ में पकड़ के घूम नहीं सकता, और अगर खुद को भस्म करके टोनी को इटर्नल फ्लेम से जला भी दिया तब भी शायद ही वो पहले जैसा हो पाएगा। अब यहाँ से दो सिचुएशन क्रिएट होती है। फर्स्ट, अगर कोई इंसान टोनी को इटर्नल फ्लेम के कॉन्टेक्ट में लाता है तो वो खुद तो जल के मरेगा ही, लेकिन साथ में मरे हुए टोनी को एक बार फिर से मार देगा, क्योंकि एक आम इंसान गॉड ऑफ डेथ नहीं है, उसके पास मरे हुए को जिंदा करने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हेला, जो मौत की देवी है, वो टोनी को जिंदा कर दे, उसके बाद भी टोनी पहले जितना हैंडसम और स्मार्ट नहीं रहेगा। एक टाइप से वो ज़ोंबी की तरह हो जाएगा, ठीक जैसे एसगार्डियन वॉरियर्स बन गए थे। इनकी बुद्धि ऑलमोस्ट खत्म हो रखी थी, और ऐसा ही हाल टोनी का होगा अगर वो इटर्नल फ्लेम से जिंदा हो गया तो। और मुझे नहीं लगता हमें ऐसा टोनी स्टार्क पसंद आएगा जो ना तो सोच सकता है और ना ही बोल सकता है। इसलिए टोनी स्टार्क किसी दूसरे तरीके से वापस आ गया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या पता इटर्नल फ्लेम से कोई रिएक्शन हो गया और टोनी ज़ोंबी बन के सबको काटने लगा, तो मार्वल सिनेमैटिक को ज़ोंबी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हाँ, एसगार्डियंस जिन्हें हाई लेवल का मैजिक आता है और सोर्सरर सुप्रीम लेवल के लोग इटर्नल फ्लेम का यूज करके टोनी को जिंदा कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या इमोर्टल्स को पेपर वेट से मारा जा सकता है? अब इमोर्टल तीन टाइप के होते हैं। एक, जिनकी एज नहीं बढ़ती है लेकिन चाकू छुरी मिसाइल जैसी चीजों से मर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शांग-ची के पप्पा। फिर दूसरे टाइप के होते हैं ट्रूली इमोर्टल्स, जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल और डोरमामू टाइप के। फिर आते हैं थर्ड टाइप के इमोर्टल्स, जिन्हें इटर्नल्स कहा जाता है। ये जिंदा रोबोट्स होते हैं, लेकिन इनका होना ना होना अब एक ही बात है, वैसे भी इन्हें देखता कौन है। पर अब लिविंग ट्राइब्यूनल जैसों पर इन्फिनिटी स्टोन्स का असर नहीं होने वाला, लेकिन जो पहले टाइप के इमोर्टल्स है उन्हें इन्फिनिटी स्टोन से मारा जा सकता है। जैसे सोल स्टोन से उनकी आत्मा ही छीन लो, या आत्मा बॉडी से निकली, दूसरी तरफ इंसान का चैप्टर क्लोज। टाइम स्टोन से भी वर्चुअल इमोर्टल्स का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कभी तो वो पैदा हुए होंगे और एक टाइम तो ऐसा भी होगा जब वो थे ही नहीं। टाइम स्टोन से इमोर्टल बंदी की सिर्फ एज को कम करते जाना है, तब तक जब तक वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वैसे इमोर्टल्स की सिर्फ उम्र नहीं बढ़ती है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि हम उनकी एज कम करके उन्हें नहीं मार सकते। रियलिटी स्टोन तो भाई सबसे खतरनाक है। ये पत्थर सीधा फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉस को चेंज कर देता है। इसका यूज करके तुम सीधा सामने वाले की इमोर्टेलिटी ही छीन सकते हो। बस पावर स्टोन, स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन से इमोर्टल्स को मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि माइंड स्टोन के बीम्स को कॉर्वस ग्लेवियस ने सर्वाइव कर रखा है, और अगर सामने वाले के पास हीलिंग फैक्टर हो तो डैमेज होने पर भी वो हील हो जाएगा। और सेम कहानी पावर स्टोन और स्पेस स्टोन की है।
पावर स्टोन से मारा तब भी वो रीजनरेट हो सकता है, और स्पेस स्टोन से सन में फेंक भी दिया तब भी रीजनरेशन की वजह से उसकी बचने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि इमोर्टेलिटी के साथ हीलिंग फैक्टर होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी पे चोट लग गई और किसी वजह से हील नहीं हुई तो इटर्निटी तक उस दर्द को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कैप्टन मार्वल वर्सेस ब्लू मार्वल। अब इन दोनों के नाम थोड़े बहुत मैच करते हैं, लेकिन इनकी पावर्स कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स मिली थी क्री वेपन से, जिसके रेडिएशन से वो एक्सपोज हो गई थी और बाद में क्री हाइब्रिड बन गई। कॉस्मिक पावर होने की वजह से कैप्टन मार्वल ने कई सारे सुपर ह्यूमंस को बीट किया है। जैसे सिविल वॉर 2 में इसने टोनी स्टार्क को सीधा कोमा में भेज दिया था, फिर ग्रे हल्क को एक फाइट में नॉकआउट किया है। अब ग्रे हल्क हमारे ग्रीन हल्क जितना पावरफुल नहीं है, और ये बात खुद कैप्टन मार्वल ने उस फाइट में बोली थी। वंडर मैन मार्वल के पावरफुल सुपर हीरो में से एक है, लेकिन कैप्टन मार्वल और उसकी स्ट्रेंथ सेम लेवल पर देखने मिली। और कैप्टन मार्वल के पास बाइनरी फॉर्म है। बेसिकली इस फॉर्म में रहकर कैप्टन मार्वल लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है और साथ में अपनी फुल पावर अनलिश कर दे तो एक एंटायर प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर बात करें ब्लू मार्वल की, तो ये मार्वल के सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल सुपर हीरो में से एक है। ब्लू मार्वल को अपनी पावर्स एंटी मैटर रिएक्टर के एक्सप्लोजन होने की वजह से मिली थी, और तब से ब्लू मार्वल खुद एक चलता फिरता एंटी मैटर बन गया। ब्लू मार्वल की स्ट्रेंथ इस लेवल पर है कि वो कैजुअली मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक एंटायर आर्मी को अकेले बीट कर सकता है। नेमोर के हिसाब से ब्लू मार्वल के पंच में उतनी ही ताकत है जितनी हल्क और थॉर के पंचेस में है। इस बंदे ने एंटीमैन को कूट के रख दिया था। एंटीमैन वो है जिसने एवेंजर्स को बीट किया था, और इस एवेंजर्स टीम में आयरन मैन, वंडर मैन, गॉड ऑफ वॉर एरिस और खुद सेंट्री था, जो मार्वल के टॉप 7 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक है। और जब सेंट्री और ब्लू मार्वल सोलो फाइट कर रहे थे, तब ब्लू मार्वल ने एक पंच में सेंट्री को स्पेस में भेज दिया था। तो क्या हो अगर ब्लू मार्वल और कैप्टन मार्वल फाइट करे? बेसिकली इस फाइट का विनर ब्लू मार्वल बनेगा, क्योंकि कॉमिक में कैप्टन मार्वल पावरफुल है, लेकिन वो हल्क, थॉर, सेंट्री, ग्लैडिएटर जैसों के लेवल पर नहीं है। ये सुपर हीरोज बिना ट्राई किए ही कैप्टन मार्वल को बीट कर सकता है। एक टाइम पे तो थैनोस ने खुद कैप्टन मार्वल को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। वही ब्लू मार्वल ने सेंट्री, किंग हाइपेरियन से फाइट कर रखी है, लेकिन ज्यादातर फाइट का रिजल्ट टाई हो चुका है। लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि ब्लू मार्वल किंग हाइपेरियन और सेंट्री की बराबरी कर सकता है। लेकिन एक इवेंट के दौरान ब्लू मार्वल ने ग्रे हल्क को सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। और जो सबसे बड़ी फीट ब्लू मार्वल के पास है वो है बियॉन्डर को बीट करना। बियॉन्डर मार्वल के थर्ड सबसे पावरफुल बीइंग्स है जो मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्लू मार्वल ने अकेले एक बियॉन्डर को मार रखा है, और एक अकेला बियॉन्डर इटर्निटी को मार सकता है। पर इस फीट के साथ कैप्टन मार्वल भी इस बैटल में हार जाती है। जो बंदा बियॉन्डर को अपने एंटी मैटर पावर से मार सकता है, उसके सामने कैप्टन मार्वल का जितना इम्पॉसिबल है। कैप्टन मार्वल की हल्क और थॉर के सामने हवा टाइट हो जाती है। सेंट्री और ब्लू मार्वल तो एक अलग ही लेवल की पावर होल्ड करते हैं। इसलिए कैप्टन मार्वल और ब्लू मार्वल की फाइट होती है तो 10 में से 9 बार ब्लू मार्वल का जीतना पक्का है। एक पॉसिबिलिटी कैप्टन मार्वल के पास इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि वो किसी एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्लू मार्वल की एंटी मैटर पावर को ब्लॉक कर दे, और अगर वो एंटी मैटर को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हो गई तो ब्लू मार्वल का जीतना फिर इम्पॉसिबल हो। अगर विजन के पास कोई और स्टोन होता है इन्फिनिटी वॉर में तो क्या होता? अब जैसा कि हम सबको पता है विजन के पास माइंड स्टोन था जिससे वो एनर्जी बीम शूट करता था, और वंडा विजन सीरीज में अगर विजन किसी इंसान को हेक्स के अंदर टच कर देता तो वंडा के मैजिक का असर उस इंसान पर से हट जाता। मार्वल वाले से एक तरीके का माइंड मैनिपुलेशन ही बोल रहे हैं, तो हाँ विजन किसी को भी टच करके उसका माइंड कंट्रोल कर सकता है। पर अब सवाल आता है क्या होता अगर विजन के पास डिफरेंट स्टोन्स होते? अगर पावर स्टोन होता तो विजन बनने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता। पावर स्टोन एक डिस्ट्रक्शन स्टोन है, इस पत्थर को कुछ बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। सेलेस्टियल पावर स्टोन से प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया करते थे। अगर अल्ट्रॉन विजन के सिर पे पावर स्टोन लगाता तो विजन की बॉडी वही बर्बाद हो जाती, और गलती से भी पावर स्टोन जमीन को टच कर देता तो एंटायर प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर स्पेस स्टोन होता तो विजन यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता। ऐसा ही कुछ हमने व्हाट इफ में देखा था। टाइम स्टोन होता तो विजन टाइम को मैनिपुलेट कर पाता, लेकिन टाइम स्टोन यूज करते समय हमें वैसा ही इफेक्ट देखने मिलता जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन यूज करने पर होता है। क्योंकि थैनोस को भी मैजिक नहीं आता था, लेकिन जब उसने विजन को फिर से जिंदा किया तब गॉन्टलेट पर सेम वैसा ही इफेक्ट था जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का होता है। सोल स्टोन होता तो विजन एनर्जी बीम शूट कर पाता। वैसे सारे स्टोन से एनर्जी बीम को शूट किया जा सकता है, और ये बात हमें तब पता चली जब थॉर ने थैनोस पर अपना स्टोन ब्रेकर फेंक के मारा था। अब सोल स्टोन से शायद विजन किसी की सोल को उसकी बॉडी से अलग ना कर पाए, क्योंकि एमसीयू में अभी तक किसी ने भी सोल मैनिपुलेशन नहीं की है। लेकिन सोल स्टोन से विजन किसी को भी सोल वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है। ऐसा ही कुछ एडम वॉरलॉक कॉमिक में किया करता था। वैसे स्नैप की बात छोटी गमोरा थैनोस को जिस जगह पर मिली थी वही सोल वर्ल्ड है। लेकिन अगर रियलिटी स्टोन होता तो विजन और स्कारलेट विच के पावर्स में ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलता। इनफैक्ट रियलिटी स्टोन की वजह से विजन इन्फिनिटी वॉर का सबसे पावरफुल कैरेक्टर होता।
वो सिर्फ सोचने पर थैनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर को खत्म कर देता और जो बॉडी पर डैमेज हुए थे वो रियलिटी मैनिपुलेशन से ठीक हो जाते। इन्फिनिटी वॉर में विजन रियलिटी स्टोन लेकर घूमता तो विजन अकेले ही आउटराइडर्स को मार देता, किसी वकांडियंस या एवेंजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट, रून किंग थॉर वर्सेस डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच। अब रून किंग थॉर की इतनी हवा है कि हम में से शायद ऐसा कोई होगा जो थॉर के इस वर्जन को ना जानता हो, पर डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच को ज्यादा लोग नहीं जानते, इसलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब कॉमिक्स में ऐसा है कि चिथोन जिसने डार्क होल्ड बुक के स्पेल्स लिखे थे वो स्कारलेट विच को पोजेस करके उससे बुरे काम करवाता था और स्कारलेट विच को हाईलाइट करके खुद अर्थ को बर्बाद करने की कोशिश करता। लेकिन डार्क होल्ड इवेंट के दौरान स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम टीम अप कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो चिथोन को मार देंगे, पर डॉक्टर डूम की नीयत पहले से खराब थी। वो सबसे पावरफुल बनने के लिए डार्क होल्ड और चिथोन को एब्जॉर्ब करने वाला था, लेकिन इससे पहले स्कारलेट विच अपने मैजिक से उसे जला देती है और डार्क होल्ड के साथ चिथोन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब चिथोन काफी पावरफुल बीइंग है, कई बार तो इसे ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन स्कारलेट विच ने बिना किसी दिक्कत के उसे एब्जॉर्ब कर लिया और अब स्कारलेट विच चलती फिरती डार्क होल्ड बुक बन चुकी है। चिथोन को एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसे कोई यूज नहीं कर सकता। स्कारलेट विच अब फ्री हो चुकी है किसी भी पोजीशन से, लेकिन वही दूसरी तरफ रून किंग थॉर ने रैग्नारोक साइकिल को खत्म करने के लिए अपने दोनों आंख को सेक्रीफाइस करके मरने तक फांसी लगा दी थी और जब वो डेथ के बियॉन्ड चले गया तब उसे रून पावर्स मिली। अब रून किंग कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, पास्ट और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देख सकता है और इसने तो अपनी किस्मत को चेंज किया है, वो भी शैडो गॉड्स के सामने जो काफी ओवरपावर्ड गॉड्स हैं। ओडिन तो इनके सामने चुल्लू भर पानी टाइप है, पर इनडायरेक्टली सही, लेकिन रून किंग थॉर ने इन्हें बीट किया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हो अगर रून किंग थॉर और डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच फाइट करे तो। अब बेसिकली डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच का यहाँ पर जीतना इम्पॉसिबल है। पता नहीं किसने इंटरनेट पर ये बात फैला दी कि डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच सबसे पावरफुल वर्जन है, सिर्फ चिथोन को एब्जॉर्ब कर लेने से कोई पावरफुल नहीं बन जाता। स्कारलेट विच ने पोजीशन से बचने के लिए चिथोन को एब्जॉर्ब किया था, ना कि उसकी पावर्स को यूज करने के लिए। उस कॉमिक में खुद स्कारलेट विच ने बोला था कि अगर एवेंजर्स उसे मार देंगे तो चिथोन फिर से आजाद हो जाएगा। ये बेसिकली ऐसा है कि स्कारलेट विच की बॉडी एक जेल है और उसके अंदर जो कैदी है वो है चिथोन। ये एग्जैक्टली डीसी यूनिवर्स के रेवन की तरह है, जैसे उसने अपने ड्रैगन को कैद करके रखा था और टाइम आने पर डार्क साइड से फाइट करने के लिए रिलीज किया। ऐसा ही सीन स्कारलेट विच के साथ फ्यूचर में होने वाला है। और अगर हम फीट वाइज भी कंपेयर करें तो डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच ने कुछ किया ही नहीं है। उसने सुपर हीरोज को एक रियलम से दूसरे रियलम में टेलीपोर्ट कर दिया था, बस इतना ही। पर ये काम तो रून किंग थॉर भी कर सकता है। अब ये दोनों रियलिटी मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं, इसलिए किस तरह फाइट करेंगे उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लेकिन आखिर में जितना रून किंग थॉर को है, क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट इन्फिनिट नॉलेज है और वो मैजिकल पावर्स के साथ फ्यूचर भी देख सकता है, इसलिए स्कारलेट विच के हर एक मूव्स पहले से ही रून किंग थॉर को पता चल जाएंगे। और यही रीजन है जिसकी वजह से रून किंग थॉर वर्ल्ड वॉर हल्क और हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में नहीं था। वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट में अगर रून किंग थॉर होता तो वो हल्क को टच करके ही मार देता, जैसे उसने मैंगोक के साथ किया था। और हाउस ऑफ एम में होता तो उसे पहले पता चल जाता कि वंडा नो मोर म्यूटेंट्स बोलने वाली है, तो थोर एक तो वंडा को बेहोश करता या उसकी आत्मा छीन लेता। अब स्कारलेट विच अगर चिथोन की 100% पावर यूज कर पाती तो शायद आज के मैच का रिजल्ट कुछ और होता, पर अभी के लिए तो डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच के फीट्स रून किंग थॉर के लेवल के नहीं है। और अगर कोई ये बोलने वाला है कि एब्जॉर्ब करने से ऑटोमेटिकली सामने वाला पावरफुल बन जाता है, तो ऐसा मार्वल यूनिवर्स में नहीं होता है। कई साल पहले थैनोस खुद इटर्निटी बन गया था, क्या वो इटर्निटी जितना पावरफुल बन पाया? नहीं। ब्लू मार्वल ने बियॉन्डर को अकेले बीट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू मार्वल वन अबव ऑल और फल्क्रम के बाद तीसरा सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। ओल्ड किंग थॉर ने भी फिनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब किया था, लेकिन उसे लाखों साल लग गए डॉक्टर डूम को बीट करने के लिए। वैसे ये डॉक्टर डूम के पास स्टार ब्रांड, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन फिस्ट और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पावर्स थी, जो फिनिक्स फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी को एब्जॉर्ब कर लेने से सामने वाला उसी टाइम पावरफुल नहीं बन जाता। लेकिन रून किंग थॉर की विनर बनने के साथ ही आज के सारे क्वेश्चंस भी यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक